पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारक, आपने इतने बड़े सोच के साथ जो है इतने बड़े भवन का निर्माण आज यहाँ पे मिल रहा है। दमकल विभाग को काफी लंबे समय से मांग थी, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज खुशी का दिन है और दमकल विभाग की जो एक बड़े लंबे समय से मांग थी हमारे ब्लॉक में, बिजड़ बड़सर ब्लॉक में जी, इसके लिए मैं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने उस समय हमारी मांग पर यहाँ पर इसको स्थापित किया था। और आज उसके लिए भवन के लिए भी लगभग 5 करोड़ रुपए से जुड़ते हुए जी, और इसमें 4 मंजिला भवन जो है बनेगा, जिसमें इनके कार्यालय भी होगा, साथ में पार्किंग भी होगी और आवासीय कॉलोनी भी होगी जी, जिसमें यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारियों को रहने का भी उपलब्धता हो रही है। तो ये सारा पूर्व में किए गए सारे काम हैं और अभी वर्तमान समय में इसको तेज़ी से गति दी जाएगी। माननीय हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और उनसे आज्ञा लेकर आज हमने यहाँ इसका भूमि पूजन किया है ताकि इसका काम आगे चल सके। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दौरा होगा उनको यहाँ पर लाया जाएगा और इसका भी स्थान को भी दिखाया जाएगा और साथ में इसमें जो भी बजट हमें चाहिए होगा अधिक से अधिक उसको भी मुहैया करेंगे। साथ ही में यहाँ पर हमारा एक मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण हुआ है जिसमें अभी ये आधा अधूरा काम है। 30 लाख रुपए के आसपास इस पर बजट प्रावधान किया गया था जिसमें 28 लाख रुपया खर्च हो चुका है जी। तो अभी इसमें हम और इसमें पैसा लगभग इतना ही पैसा और इसमें मुहैया करवाएंगे ताकि इसमें एक ऊपर मंजिल और बन जाए, साथ में यहाँ प्रांगण बन जाए, पार्किंग बन जाए। उसके लिए लगभग 50 लाख रुपए की और आवश्यकता रहेगी। तो वो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की है और जैसे ही अब नया बजट आएगा उस बजट में इसका प्रावधान करके इसको भी सुंदर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को छोटे छोटे कार्यक्रम करने का जो है के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। तो ये एक हमारे जो भविष्य के काम है और टप्पा डटवाल में और भी हमारे बहुत से काम होने, अभी RTI का भवन बनना है उसके लिए भी जगह देखी जा रही है, पुलिस चौकी के लिए जगह देखी जा रही है वो भी बननी है। साथ में इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एक यहाँ पे चला हुआ है बल बिहाल में, जो पूर्व सरकार ने उसमें कोई भी काम नहीं किया जी। और अब वर्तमान समय में वहाँ पर अभी 4 प्लॉट उसमें बिक चुके हैं, लीज पर गए हैं। और इसके बाद अन्य जो वहाँ पर लोग हैं जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो GM इंडस्ट्री से अपना संपर्क करें और वहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार जो वो कार्य करना चाहते हैं वहाँ पर वो प्लॉट लें और शेड लें ताकि उसको जो है पूरे तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया को चला सकें, क्योंकि वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं, किसी ने अपना एल्यूमिनियम का काम करना है, किसी ने वेल्डिंग का काम करना है, किसी ने और कोई लिफाफे बनाने हैं, कोई और मिठाई के डिब्बे बनाने हैं, इस प्रकार के वहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग वहाँ चल सकते हैं। किसी ने नमकीन बनानी है, महिलाएं भी उसमें जो है अपना कोई ना कोई कार्यक्रम खोल सकती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह है वहाँ पर वो इकट्ठे होकर वहाँ काम कर सकती हैं अगर वो प्लॉट ले लें, तो उससे उनको भी लाभ होगा और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और साथ में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया वो भी हरा भरा हो जाएगा। और जब वो पूर्ण रूप से चल पड़ेगा तो उसके साथ ही और भी हम उसका एनहांसमेंट भी करेंगे, उसको और भी बढ़ाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रोजगार मिले। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल जो है वो मुख्यमंत्री महोदय का स्वप्न है और उसके लिए जगह तलाश ली गई है और अगले वर्ष तक शायद उसमें काम शुरू हो जाए। उसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा और एक अच्छा सुंदर स्कूल जो है हमारे डटवाल के अंदर जो है खोला जाएगा ताकि बच्चों को चारों तरफ के जो हमारे पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं और बाहर से भी कोई उसमें लोग पढ़ने आ सकते हैं, ऐसा हमने उसमें प्रावधान रखा है। साथ ही में जो हमारा CSC की जो भवन है उसका भी निर्माण अब हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं जी। उसके बारे में हमारे स्थानीय प्रधान है यहाँ पे संजय शर्मा जी, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है और सभी ने इसमें काफ़ी जोर है क्योंकि डटवाल के अंदर जो एक अच्छा सुविधा युक्त जो हॉस्पिटल की अत्यंत आवश्यकता है। और पूर्व सरकार ने इस तरफ कोई भी काम नहीं किया, हालांकि वो डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते रहे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने हमारे प्रदेश को आर्थिक रूप से गुलाम किया है। 75,000 करोड़ का जो है कर्जा छोड़ दिया है, 4,500 रुपये तो हमारे एम्प्लॉयज़ का देनदारी है, उनका DA देने कोई उनकी देनदारी सरकार के ऊपर है। और फिर आनन फानन में उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए जिसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। यदि उन 900 संस्थानों को सरकार ने चलाना हो तो लगभग 5,000 करोड़ रुपये उसमें खर्च होना है।
तो इस प्रकार से एक बिना सोचे समझे और बिना प्लानिंग के जो पूर्व सरकार ने काम किए हैं वो आज सामने आ रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो किसी भी संस्थान की बात हो, ना तो उन्होंने वहाँ कोई पोस्टें क्रिएट की, ना ही वहाँ पे कोई कर्मचारी मुहैया कराए। स्कूलों की हालत ख़राब है, कॉलेजेस की हालत ख़राब है, कोई वहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं है, कोई वहाँ पर टीचर नहीं है। हमारे प्राइमरी स्कूलों में एक भी बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक ही अध्यापक काम कर रहा है। तो पूर्व सरकार ने किया क्या? केवल मात्र इवेंट मैनेजमेंट करते रहे, बड़े बड़े जलसे करते रहे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते रहे और धरातल पर काम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो अब सरकार वर्तमान सरकार बनी है, हमारे सुखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे जिला से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे सहपाठी भी हैं वो, तो अभी उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, चुनौतियाँ बहुत हैं। हम धीरे धीरे जो इस बजट में परिलक्षित होगी उनकी जो योजनाएं हैं सरकार की, और उनको हम क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें। सर, अभी आपने डी नोटिफाई जो आपकी सरकार द्वारा की गई हैं, पूर्व में रही भाजपा सरकार की, तो उसमें लेकर एक प्रश्न है कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि बिना कैबिनेट के जो है इन संस्थानों को डी नोटिफाई नहीं की जाए। इसको लेकर आप क्या कैबिनेट क्या होती है? जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो थे, वो कैबिनेट का ही रूप होते हैं, बाकी तो विस्तार होता है कैबिनेट का जी। अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते जी, जाएं कोर्ट में। अभी आपकी तरफ से बड़सर उपमंडल को लेकर क्या प्राथमिकता रहेंगी आने वाले समय, क्योंकि अब तो सरकार भी आप ही की है और आपके समक्ष ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको आप कैबिनेट में जाकर जो है यहाँ के लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। प्राथमिकताएं बहुत ज़्यादा हैं और उनको पूरे तरीके से करेंगे। पानी की व्यवस्था है, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था है, परिवहन की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था है, स्कूलों में उचित स्टाफ मुहैया कराने की व्यवस्था है। हमारे बीडीओ जो ब्लॉक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का सबसे बड़ा एक संस्थान है, उस संस्थान में कोई कर्मचारी पूर्व सरकार ने नहीं भरे। हमारे पास बहुत से ऐसे पंचायतें हैं जिसमें हमारे 3-3 सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, 5-5 टीए, एक टीए जो 5-5 पंचायतों में काम कर रहे हैं, और एक ग्राम रिजर्व से वो 5-5 पंचायतों में काम कर रहे हैं। कैसे काम होगा ग्रामीण विकास का? वो तब होगा जब वहाँ स्टाफ पूरा होगा। तो स्टाफ ना होने की वजह से लोगों के जिन प्रधानों ने काम करवाए होते हैं उनके असेसमेंट्स नहीं हो पाती टाइम की, और फिर उससे प्रभाव किस पे पड़ता है? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम है, कोई रास्ते बनने हैं, कुएं बनने हैं, सड़कें बननी है, वो तभी बन पाएंगे जब स्टाफ मुहैया होगा पूर्ण रूप से। तो अभी वर्तमान समय में चुनौतियां बहुत हैं, धीरे धीरे हम इन चुनौतियों को पार करेंगे और जनता को अच्छी सुविधाएं देंगे। अब सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यहाँ पे ये रहेगा कि अगर बात की जाए जैसे ओपीएस बहाली की, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर बात की जाए आउटसोर्सिंग, एक ऐसी पॉलिसी चलाई हुई सरकार ने जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो है शोषण होता है। 5-6 हजार में लोग आज के समय में काम करके, आने वाले समय में आपकी सरकार की तरफ से उनको रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाएगी या लाई जाएगी, ऐसा कुछ किया जाएगा? निश्चित रूप से जो आउटसोर्सिंग के तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ जी, चाहे वो अपनी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार जी। मैंने हमेशा जो है आउटसोर्स के खिलाफ बात करी है जी, क्योंकि आउटसोर्स में जो है वो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है कर्मचारियों की और बच्चों की, और 10-15 साल के बाद वो ठगे से महसूस करते हैं कि अब हम जाएं किधर। ना तो सरकार सुनती है ना कोई। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इसके माध्यम से जो ये समस्याएं खड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो सरकार से ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने आउटसोर्स से ही रखने हैं, कम से कम उनको 25-30 हज़ार रुपये का वेतन तो दो, ताकि कम से कम वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर सकें। 5-7 हज़ार में हम लोगों को पार्ट टाइम वर्कर रखते हैं और उनको हम बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए। 5,000 रुपये देते हैं और उससे फिर 12 घंटे का काम लेते हैं, बोलने को वो पार्ट टाइम वर्कर है, लेकिन जब उनकी यथास्थिति देखी जाए तो वो जब जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, किसी भी विभाग में, तो विभाग के जो रेगुलर कर्मचारी है वो भी उनको प्रताड़ित करते हैं, पूरा अपना काम भी उनसे करवाते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता। यदि वो अपने हक की बात करते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हर व्यक्ति को, हर जो इस प्रकार का जो आउटसोर्स में शामिल भी होते हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए। इसमें सभी जनता को जो है एक मांग रखनी चाहिए, एक तरीके से काम होना चाहिए, ताकि हम अपनी जनता को उसको आज 21वीं सदी के तहत उनको जीने का पूरा अधिकार हो, उनको
रोजी रोटी जो देना सरकार का दायित्व होता है उसको हम अच्छे से निभाएं। जी, अभी सर आपकी सरकार की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की गई। अभी आज से ही शायद आपकी कांग्रेस सरकार से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। तो बड़सर में कब से ये यात्रा शुरू हुई कि इस यात्रा का क्या औचित्य है और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? देखिए, ये राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक वातावरण बनाया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण। और जहां पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को एक बच्चा समझते थे या पप्पू कहकर कहा करते थे, आज वो नतमस्तक हो रहे हैं। आज उनको मालूम हो गया कि राहुल गांधी है क्या है। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक वातावरण पैदा किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण, कि हमें लड़ाई झगड़ों से नहीं, देश को बांट कर नहीं, देश को इकट्ठा रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज जो देश की जो प्राथमिकता है वो विकास और बेरोजगारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से लड़ाई होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। उसके बारे में वर्तमान सरकार कोई बात नहीं करती है। जो ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, हम काला धन बाहर से लेके आएंगे। 8 साल हो गए, 8 साल से अधिक समय हो गया, कोई काला धन इस देश में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, तो नोटबंदी तो करी उन्होंने, लेकिन ब्लैक मनी कहाँ खत्म हुई? आज भी जितनी ब्लैक मनी पहले थी उतनी ब्लैक मनी आज पूरे देश में है। अब उसके बारे में सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। पेट्रोल डीजल के रेट कहते थे हम 35 रुपये कर देंगे, वो तो हो नहीं सके। तो ये सारी बातें जो हैं, और उनसे ध्यान बांटने के लिए जो फिर धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को बांट कर नहीं, इकट्ठा रख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस देश को बनाने में बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और उस वक्त को भूलना नहीं चाहिए हमें, उनको याद रखना चाहिए कि हमारे देश के जो वीर जवान थे उसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इस देश को बनाया था। तो आज जिस प्रकार से एक देश के अंदर इस तरह की बातें की जा रही है, हिंदू खतरे में, कौन से हिंदू खतरे में? हम भी तो हिंदू हैं जी। और जो तथाकथित हिंदू हैं हम उनसे बढ़िया हिंदू हैं, हम पाक साफ हिंदू हैं, पूरी पूजा पाठ करते हैं सवेरे उठकर जी। ये जो घूमे रहते हैं इधर उधर, धर्म की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, बताएं जरा हिंदू तब का कौन सा काम करते हैं? आज हमारी गऊएं सड़कों पर घूम रही हैं, तब ये हिंदू कहाँ होते हैं? क्यों नहीं तो उस समय रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए आते हैं? बनाए टोलियाँ, करें लोगों गऊओं की सेवा वहाँ पे, तब उसमें भी पैसा ढूंढते हैं। ये सारी बातें जो है लोगों को भटकाने की हैं, उनको बिना मतलब के जो है एक खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है जी। हिंदू धर्म को हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म से, जहाँ हिंदू धर्म की बात है वहाँ सबसे आगे खड़े हम ही होते हैं। हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन एक जबरदस्ती एक वर्ग को कहना कि हम ही हिंदू हैं, तो वो गलत बात है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं जो कि महंगाई से पार नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार से पार नहीं हो सकती। ये सारी बातें, और पूर्व सरकार के समय में एक अदृश्य रूप से जो भ्रष्टाचार चला हुआ था वो अभी सबके सामने आ रहा है। आपके सामने देखिए, सिबोडी जो सिलेक्शन बोर्ड था उसको भंग करना पड़ा, वहाँ पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता, पता नहीं कितने समय से हो रहा होगा। इसका आज बच्चों को और अभिभावकों को ये असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है कि हमारे बच्चे पेपर देने जाए तो जाएं कहाँ। इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं, जो पेपर बेच दे रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं और अपने लोगों को उसमें स्थापित कर दे रहे हैं, तो एक आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति हो, कैसे सोच सकता है कि मैं भी कहीं आगे पहुंच पाऊंगा? तो इस प्रकार से इनके ऊपर रोक लगाना जो है वो सरकारों का काम है। उसकी तरफ हमारी सरकार ने कदम उठाया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक कड़ा स्टेप लेते हुए इस प्रकार का काम किया कि हर तरफ अफरा तफरी तो सहन नहीं होगी। ये हमारा सरकार का जो है विशेष रूप से ध्यान रहेगा। अभी सर आपने कांग्रेस की जो गारंटी थी, अभी दूसरी गारंटी के ऊपर अगर हम आए तो आपने पुलिस भर्ती को लेकर भी एक बहुत बड़े स्तर पर जो है आंदोलन किया था कि पुलिस भर्ती के जो सीबीआई जांच की जाए। अब आपकी सरकार है, अब आने वाले समय आपकी तरफ से क्या कार्य किए जाएंगे पुलिस भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बारे में छानबीन की जा रही है और जो उसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा जी। और भी जो जितनी भी जो ऐसी कोई धांधलियां हुई हैं उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से संज्ञान ले रही है और आने वाले समय में आप देखिए कैसे कैसे आगे। JOIT पेपर का भी एक विवाद चला, उसको लेकर क्या किया जाएगा सरकार की तरफ से? वो भी पूरा छानबीन हो रही है, हर सेक्शन की छानबीन हो रही है जी। और जहाँ तक गारंटियों की बात है, वो गारंटियां हम अक्षर से लागू करेंगे। अभी एक OPS हमने लागू कर दी है, अब 1500 रुपये वाली के ऊपर चर्चा हो रही है, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो 680 करोड़ का प्रावधान
जो करना है हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का, उसके बारे में भी प्रारूप तैयार किया जा रहा है और कैसे कैसे उसमें उसको आगे बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। अच्छा सर, ओपीएस को लेकर जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये एक बयान आया कि केंद्र सरकार के इंटरमीडिएट के माध्यम से ही अगर केंद्र सरकार चाहेगी तभी ओपीएस बहाल होगी। तो क्या आपके पास इसको लेकर पर्याप्त बजट है? इसको लेकर क्या आने वाले समय क्या हमने जब बहाल कर दी है जी, तो हमारी जिम्मेवारी है, हमने वो भी पूरी करनी है जी, वो भी हमने पूरी करनी है और उसको पूरा करके दिखाएंगे। अब अंतिम और जहाँ तक जो केंद्र सरकार के पास पैसा फंसा हुआ है जी, वो कर्मचारियों का पैसा है जी, वो केंद्र सरकार का पैसा नहीं, वो एक न एक दिन तो उनको देना ही पड़ेगा जी। और आज वो जितना मर्जी जोर लगा लें वो उनको देना पड़ेगा और पूरे देश में ओपीएस लागू करनी ही पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार अभी हठी बनकर वहाँ बैठी रहे, लेकिन एक दिन वो समय आएगा कि उनको भी पूरी करनी है। 300 यूनिट बिजली को लेकर क्या कहेंगे? उसके बारे में भी ये सुविधा बड़ी उसके बारे में भी अभी चर्चा हो रही है जी, जैसे ही उसका प्रारूप बन जाएगा तो वो भी आपके सामने जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई, हमने अभी आपकी बात करवाई स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी से, तो उन्होंने जो उनकी 10 गारंटियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे जैसे ओपीएस बहाली की बात है तो उन्होंने जैसे पहली जो उनकी जो गारंटी थी उसको पूरा किया है। आगे जो 1500 रुपये जो महिलाओं को देने की जो बात कही गई है उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे जैसे प्रारूप जैसे जैसे में बीता जाएगा वैसे वैसे हम प्रारूप तैयार करके उसको जो 1500 रुपये वाली स्कीम है और 10 गारंटियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। और अगर बड़सर विधानसभा की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर अग्निशमन केंद्र है, ये जो ये बनाया जा रहा है अग्निशमन केंद्र, तो उसको जो जैसे ही ये इसका पूरा प्रारूप तैयार होता है, पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और इनका उद्घाटन जो है वो उन्हीं के हाथों से करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो ये बड़सर विधानसभा है वहाँ पर ऐसे स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा जिससे पूरी बड़सर विधानसभा को इस बड़सर विधानसभा के जो बच्चे हैं उनको ये इस चीज़ का फायदा मिल सके। और जो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए रोजगार की बात की जाए तो उन्होंने इसके लिए आश्वासन दिया जैसे जैसे वो उनकी सरकार प्रारूप तैयार करेगी वैसे वैसे लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने ओपीएस बहाली के बारे में भी आपको बिल्कुल लाइव में पूरा बताया कि जैसे जैसे ओपीएस की बहाली हुई है वैसे वैसे 10 गारंटियों का जो प्रारूप है वो आपके समक्ष तैयार किया जाएगा और जो जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको सही ढंग से चलाने के लिए वो लागू करेंगे। तो इसी तरह आप हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ बने रहें और इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। धन्यवाद।